हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं वरुण अग्रवाल और ये है आपका चैनल लर्निंग कैफे। हम तो लगातार अनकवर द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की जो वीडियोस जो बेसिकली हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस सीरीज के दौरान, जो हम वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं उनका बेसिक एक ही मोटो है कि केमिस्ट्री के बारीक से बारीक, माइनर से माइनर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। इसके लिए हमने बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं और एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से डिस्कशन कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ जो बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे। हमने एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU भी कहते हैं या इसका दूसरा नाम होता है यू से भी लिखा जाता है, इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया था। अब हम एवरेज एटॉमिक मास यूनिट पढ़ना है, मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है और मोलर मास पढ़ना है। ये कुछ पॉइंट्स अभी हम और डिस्कस करेंगे। एक बार हम सभी पॉइंट्स के बारे में हल्का फल्का सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, एग्जैक्टली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे कि एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था, हमने एटॉमिक मास यूनिट को बहुत बेसिकली से एक ही पॉइंट लिखा था। एटॉमिक मास यूनिट को हमने एक ही पॉइंट लिखा था कि एक AMU जो होता है वो एक सिंगल एटम का मास होता है, जिसमें अगर हम एक सिंगल एटम का मास निकालते हैं, एक एटॉमिक मास निकालते हैं, तो 1.66 इंटू 10⁻² की पावर 24 ग्राम आता है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो 1 ग्राम के अंदर 6.023 इंटू 10⁻² की पावर 23 एटॉमिक मास की यूनिट्स आती है। मतलब 1 ग्राम में इतने AMU आते हैं और 1 AMU में इतना ग्राम आता है। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि 1 AMU में इतने ग्राम है और 1 ग्राम में इतने AMU है। दैट इज वो हमने पूरा डिस्कशन कर चुका है और इसके रिगार्डिंग जितने भी कोशिश हो सकते थे हमने सारे सॉल्व किए। ओके, चलिए अब हम ये हमारा एक बेसिक पार्ट था। तो हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। जैसे हमारा दूसरा टॉपिक है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, देखिए होता क्या है, किसी भी एक एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था, मतलब एक ही एलिमेंट की बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। तब क्या होता है कि जब एक ही एलिमेंट की बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे हाइड्रोजन की 3 वैरायटी है, क्लोरीन की 2 वैरायटी है, ऑक्सीजन की 3 वैरायटी है, आइसोटोप्स होते हैं। उन सभी आइसोटोप्स का मास हम रखकर एक एवरेज मास निकालते हैं। उन सभी आइसोटोप को ही कंसीडर करें। भाई एक चीज बताइए, हम लिखते हैं 1H1, 1H2, 1H3। क्वेश्चन ये होता है कि 1H1 ही क्यों रखो भाई, 1H2 भी तो है ना, लाइक 1H3 भी है ना। तो हम सभी आइसोटॉप्स के मास को एक साथ रखकर उनका एक एवरेज मास निकालते हैं, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बच्चों, मॉलिक्यूलर मास में ये कोई भी आप मॉलिक्यूल पकड़ लीजिए, कोई भी एक कंपाउंड पकड़ लीजिए, उसमें जितने भी एटम्स हैं उनका सबका एटॉमिक मास को सम कर दीजिए, वो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। याद रखना, मॉलिक्यूलर मास सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक मॉलिक्यूल और या सिर्फ एक और सिर्फ कंपाउंड का मास होता है। याद रखिएगा। तो मॉलिक्यूलर मास याद रखना, जितने भी एक एटम्स हैं, जितने भी एक एटम्स हैं, उन एटम के जितने, उस एटम का जितना भी एटॉमिक मास यूनिट है, उन सभी एटॉमिक मास यूनिट को प्लस कर दीजिए और आपको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। उस मॉलिक्यूलर मास को हम AMU से ही लिखते हैं क्योंकि सभी एटम्स का ही मास आया है। ओके, अगला पॉइंट, मोलर मास। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों में फर्क है। ये है किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, और ये है 1 मोल मॉलिक्यूल मास। मतलब 1 मोल, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हम जैसे मान के चलो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मास इज नॉट इक्वल टू मोलर मास। जैसे हम लेते हैं H2O का मास लेते हैं, जैसे H2O का सबको पता है कि हम करेंगे 2A प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 18। अगर मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो लिखेंगे ओनली 18U।
तो ये बता रहा है 18 और यू, यू मतलब एक सिंगल एटम, 18 उसका एक फिजिकली उसकी वैल्यू है। तो ये 18 जो यू है ये एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है, जबकि मोलर मास इट इज अ मास ऑफ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मास है। मॉलिक्यूलर मास जो 18 यू लिखा है आपने, ओके, जैसे हम मॉलिक्यूलर मास किस में लिखेंगे, ग्राम में लिखते हैं, तो ये हो गया 18 ग्राम। तो देखिए 18 यू जो है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, जबकि 18 ग्राम वो एक मॉलिक्यूल का नहीं है, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास। समझ में आया? मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 यू जो कि एक वाटर मॉलिक्यूल का है, मोलर मास एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास है जिसकी वैल्यू कितनी है, 18 ग्राम। सो दैट इज ऑल अबाउट द थिंग्स जिसको हम आगे अब पढ़ने जा रहे हैं, जिनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और बिलीव करिए एक बार आप इन वीडियो को कॉन्स्टेंटली देखिए, पूरा देखिए, 100% मैं श्योर करता हूं कि आपको मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऐसा होता है ना कि हम जितने भी एक एटम के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं ना, उन सबका है ना हम मास लेकर है ना उसका एवरेज निकालते हैं, है ना। कैसे निकालते हैं, देखिए हमें पता है क्या होता है कि एक ही एटम्स के मतलब सिंगल एलिमेंट में हैव मोर देन वन आइसोटॉप्स। एक सिंगल एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं, पता है, एक ही आइसोटॉप मतलब जिनका एटॉमिक मास अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। सो होते हैं, नेचुरली होते हैं, मतलब नेचुरली बात करें, आर्टिफिशियल बात नहीं कर रहे। सो हम क्या करते हैं, वी टेक देयर मास, हम उनके मास को लेते हैं इन आर कंसिडरेशन, अपने कंसीडर करते हैं, भाई इनके मास को भी कंसीडर करो, अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव अबेंडेंस। हम उनके अबेंडेंस के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी वो क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसका मास कैलकुलेट करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी, उसको एग्जांपल से समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो ठीक है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल समझाता हूं कैसे। हम क्लोरीन का एग्जांपल, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ओके, हमें पता है इसके प्रोटॉन नंबर प्लस उसके न्यूट्रॉन्स जो नंबर है कितने होते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि इसके जो प्रोटॉन नंबर है वो तो है 17, सबको पता है, ठीक है। ओके, और इसके जो न्यूट्रॉन नंबर है वो 18, मास आना चाहिए आपका 35 यू, राइट, क्योंकि एक सिंगल एटम का मास है। बट हम जब भी इसका एटॉमिक मास लिखते हैं तो क्लोरीन का, अब क्लोरीन आपको पता चल गया कि भाई क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35 है, परंतु हम 35 ना लिखकर इसका लिखते हैं 35.5 यू। भाई ये 0.5 कहां से आ गया, 35 यू तक समझ में आ गया। क्या आपने कहा था सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को प्लस कर देना, मैंने तो कर दिया, लेकिन बुक में तो लिखा हुआ है कि 35.5 यू होता है, सारी कैलकुलेशन 35.5 से 35 तक तो क्लियर हो रहा है, परंतु ये 0.5 कहां है, यहां तो नहीं है। ये एक्चुअल में ये है उसका एटॉमिक मास, और ये है उसका एवरेज एटॉमिक मास, ये है उसका एवरेज एटॉमिक मास। याद रखना दोनों में फर्क है, ये है मास और ये है एवरेज एटॉमिक मास। तो वो एवरेज एटॉमिक मास हमें समझना है कि कैसे आया 35.5 यू। क्लोरीन का एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ओके, तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि क्लोरीन की दो स्पीसीज होती है, एक होता है इसका नेचुरल
अबेंडेंस। ओके, जैसे हम 17 क्लोरीन, ठीक है, नेचुरल मतलब कितना प्रेजेंट है। ओके, और उसका जो मास है, हम उसका मास लेते हैं, राइट, उसका मास है। आप इसका जो मास आप लेंगे तो देखिए कैसे समझेगा। अब क्लोरीन की दो स्पीसीज होती है, एक का एटॉमिक मास होता है मतलब 35 17 Cl, मतलब उसमें जो एक नेचुरल है हमने पढ़ा भी है 35 17 Cl। तो याद रखना ये 35 17 जो Cl है ये एक नेचुरल एक क्लोरीन का एटम है जिसमें 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। दूसरा होता है 17 Cl 17, इसका मतलब उसके प्रोटॉन तो सेम है, तो मतलब इसके मास बढ़ाने पर इसमें इसके न्यूट्रॉन नंबर कितने थे, न्यूट्रॉन नंबर कितने थे, न्यूट्रॉन नंबर थे इसके 18। इसमें इसके न्यूट्रॉन नंबर कितने हो गए, इसके न्यूट्रॉन नंबर हो गए 20। मतलब सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर बढ़े तो आइसोटॉप को जो मास इंक्रीज करने में सिर्फ न्यूट्रॉन का ही रोल होता है। नेचुरल अबेंडेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे नेचर पे देखे ना, हमारे सारे नेचर पे देखे, इसका जो नेचुरली 75.77 ये परसेंटेज में निकाल रहे हैं, मतलब इतना परसेंटेज ये मिलता है हमारे नेचर में। ओके, ये अगर 75.77 है तो 100 में से माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा, तो इसकी वैल्यू है 20.43। समझ में आया? तो इसका मास कितना है हमें पता है, इसका मास 35 है और इसका मास है 37, राइट। तो बेसिक सी यूनिट लिखी हमने। ओके, एक बेसिक सी यूनिट लिखी हमने। ओके, सो ये एक बेसिक सा मास हो गया, राइट। अगर हम काफी जगह क्या होता है, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा रहता है 34.96, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ याद रखना यू में, ओके, और यहाँ लिखा रहता है 36.96, तो एक ही बात है। हमने वो उसको क्या है कि पूरी वैल्यू लेने के लिए हमने इसको इस रख दिया। अब ये कह रहा है कि इसको भी इसके नेचुरल अबंडेंस को कंसीडर करिए और इसके मास को कंसीडर करिए और वैल्यू निकालिए। जब हम दोनों को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास कुछ, जब हम दोनों को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है 34.96 प्लस 24.3 अपॉन 100 इंटू 36.96, मतलब ये कितना परसेंट है, 75%, तो इसका 75.7 निकाल दिया। इसका कितना परसेंट है, इतना परसेंट, तो आपके पास में वैल्यू आ गई 35.5 U। ये आपके सामने एवरेज एटॉमिक मास आ गया, जो हम इसका एवरेज एटॉमिक मास लिखें, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो आपके सामने ये वैल्यू, क्योंकि हमने इसको भी कंसीडर किया ना, गलती उसकी भी नहीं है, प्रेजेंट है तो इसके मास को भी छोड़ते हो भाई, इसने क्या बिगाड़ना होगा, है। तो बस यही इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, और भी है और हम डिस्कस करते हैं। जैसे अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं कार्बन को लेकर। ओके, अब हम कार्बन को लेकर डिस्कस करते हैं। कार्बन के आइसोटॉप ऑफ कार्बन 12C6, इसके तीन वेराइटीज होती है, 12C6, 13C6 और 14C6, इसकी तीन वेराइटी होती है। इसमें न्यूट्रॉन नंबर होंगे 6, इसमें न्यूट्रॉन नंबर होंगे 7, इसमें न्यूट्रॉन नंबर होंगे 8। सिर्फ न्यूट्रॉन का फर्क है, आइसोटॉप तो अपनी जगह वो है ही। इसका जो रिलेटिव अबंडेंस सबसे हाईएस्ट होता है, मैंने पहले भी लिखवाया है, सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में होता है, सॉरी 89, ये तो बहुत कितना बचा, कुछ 1% ही बचेगा, तो ये है 1.108, और ये आपके सामने प्रेजेंट रहता है वो है 2 into 10⁻² की पावर, सोचिए 2 into 10⁻² की पावर माइनस, इतना कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है कि 2 into 10⁻² की पावर -10, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। इसके आप मास को लिखते हैं तो इसका मास रहेगा 12, अब सिंपल बेसिक समझ लीजिए, इसका मास 13 और इसका मास 14। तो इसके रिलेटिव अबंडेंस से आप सॉल्व करते हैं, तो रिलेटिव अबंडेंस को लेकर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। अब इसका रिलेटिव अबंडेंस है तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, तो ये हो गया 98.96 अपॉन 100 इंटू 12 प्लस 1.108 अपॉन 100 इंटू 13 प्लस
2 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 100 इंटू 40। देखिए वैसे भी आपको पता है ये सबसे बड़ा डोमिनेंट फैक्टर है, 98% है, तो अभी से बात है मास इसका जो आएगा वो 12 के आसपास ही आना है, राइट। मास इसका 12 के आसपास है, क्योंकि तो वैसे भी बहुत 0.1 या 1.5% अपना मास कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसका आप एवरेज निकालते हैं तो ये आता है 12.1013 इसके आसपास ही आता है। इसलिए हम कार्बन का 12 रखते हैं, क्लोरीन का 35.7 रखते हैं, 35.5 रखते हैं, सॉरी। तो ये कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास आया, ये तो ये एवरेज है। हालांकि कार्बन का एवरेज और एक नॉर्मल एएम में सेम सेम है, क्योंकि ये 98.96% है, जबकि ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। ये था आपका एवरेज एटॉमिक मास, एक छोटा सा टॉपिक था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। तो भाई और बहनों, क्या मैं इसको रब कर सकता हूं? चलिए इसको रब कर देते हैं। ओके, हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास, देखिए मैंने बताया था मॉलिक्यूलर मास मतलब सम ऑफ AMU of all atoms present in a molecule or compound। मतलब एग्जांपल समझते हैं, थ्योरी ज्यादा एग्जांपल से ज्यादा क्लियर करते हैं केमिस्ट्री में। थ्योरी आप कितनी पढ़ लो कुछ क्लियरिटी नहीं देगी, एग्जांपल और न्यूमेरिकल और सॉल्व कॉम्प्लेक्स जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करिए, अपना सॉल्व हो जाएगा। कार्बन का कितना है 12, यू सबको पता है। हाइड्रोजन कितने 4 और एक का होता है 1, तो कितना हो गया 12 प्लस 4, तो ये हो गया 16 यू। ये एक एटम का मास है, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है 16 यू। याद रखना, ये एक मॉलिक्यूल का मास आया 16 यू, याद रखिएगा। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, मैंने एक मॉलिक्यूल का मास निकाला है। ऐसे आप किसी का भी एक मॉलिक्यूल का जो मास निकालोगे ना, वो उसका एक मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। तो ये इसको ग्राम में मत लिखिएगा, जब मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो तो ग्राम में मत लिखिएगा, AMU या यू में लिखिएगा, ओके। ओके, अगला हमारा टॉपिक है मोलर मास। मोलर मास, देखिए मोलर मास, it represent the mass of one mole molecules। It represent the mass of one mole molecule। जैसे मैं एक सिंपल समझाता हूं, देखिए मैं आपको सिंपल समझाता हूं। जैसे CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, और एक बार हम इसका मोलर मास लिखते हैं, ठीक है। तो उनमें फर्क क्या है? ये आता है 18 यू और ये आता है 18 ग्राम। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो मतलब जो ये जो मोलर मास होता है ना, ये मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल इक्वल होता है, मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, बट फर्क इसकी यूनिट का है। ये एक सिंगल एटम का है और ये ग्राम में है। ग्राम है तो मतलब एक सिंगल मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कह सकते हो कि जो एक सिंगल, जो कह सकते हो कि जो किसी कोई भी जो मोलर मास है, कोई भी जो मोलर मास है किसी का भी, एटम का, मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, वो उसका जो मोलर मास है, वो मोलर मास न्यूमेरिकली वो उसके एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। देखो न्यूमेरिकली इक्वल है, देखिए समझ में, ये लाइन आपकी एनसीईआरटी की बना है, न्यूमेरिकल इक्वल है, यूनिट का ही फर्क है, क्वांटिटी का फर्क है। देखो मोल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ग्राम अपॉन होता है मोलर मास। जैसे काफी लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी रखते हैं, ओके। अगर आप यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चलिए आप तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट आप लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपके मोल की वैल्यू 1 है, मान के चलो इसकी वैल्यू 1 के आसपास है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वैल्यू 1 रख देंगे, सो दैट ग्राम इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब उसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा वो उसके ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। वो जो ग्राम, जैसे एग्जांपल हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं 18, एग्जांपल H2 की बात करते हैं, जैसे आपका यहाँ पे सॉरी
यहाँ पर 16 है, 16, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, तो 16 16 सॉरी, ये 16 U और ये 16 ग्राम। तो जैसे हम किसी का मोलिकुलर वेट निकालते हैं 16 ग्राम, ठीक है, CH4 का, अगर उसको CH4 का ग्राम में आ रहा है ना, ग्राम में अगर वो 16 ग्राम आ रहा है मोलिकुलर वेट, अगर हम कहते हैं किसी का मोलिकुलर वेट 16 ग्राम है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक H2O की बात नहीं कर रहा, वो 1 मोल H2O की बात कर रहा है। समझ में आया? अब हमने यहाँ निकाला कि मोल 1 कर दिया, तो उसका मतलब उसका ग्राम उसके मोलिकुलर वेट के इक्वल हो गया। तो ये जो मोलिकुलर वेट है ना, अब वो मोलिकुलर वेट नहीं, अब उसका मोलर मास है, तो ये उसके मोलर मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इसके मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप किसी एग्जांपल, जैसे सॉरी मैंने गलती की थी, मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, CH4 का 16 होता है, ओके। अगर आप किसी का भी मोलर मास रख रहे हैं 16 ग्राम, राइट, मोलिकुलर मास 16 ग्राम रख रहे हैं, तो वो उसके एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, वो उसके एक मोल मॉलिक्यूल का मास है। तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास है, तो ये जो 16 ग्राम आया, ये मॉलिकुलर वेट भी कह सकते हो, लेकिन वो एक मोल का आया, उसको मोलर मास भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास के इक्वल होगा, क्योंकि वहां H2O के एक मोल का डिस्कशन हम कर रहे हैं। सो द बेसिकली अगर हम देखें तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट पे फोकस करें तो मोलर मास को हम ज्यादातर या तो लोग देखते हैं ग्राम में, या फिर इसको अगर हम मोलर मास को इधर शिफ्ट कर दें तो यह होता है ग्राम पर मोल, एंड दैट्स अ वेरी रिफाइंड यूनिट, हमें यूज ये करनी चाहिए, ग्राम पर मोल। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दैट इज, बस बहुत बेसिक सा डिस्कशन किया, मैंने कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, मैंने मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास को क्लियर कर दिया बस। मॉलिक्यूलर मास एक सिंगल एटम का मास, मोलर वेट एक मोल एटम का मास, बस इतनी सी बात है। चलिए बेटा, तो दैट इज ऑल अबाउट द एटॉमिक मास यूनिट, एवरेज एटॉमिक मास यूनिट, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। हमने ये सारे टॉपिक कवर किए। इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद में अब हम डिस्कशन करेंगे कुछ आगे के पॉइंट्स पर, जिसको हम शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय श्री कृष्ण।